हेलो एंड वेलकम। दिस इज डॉक्टर आकृति और आप हैं मेरे साथ केडी कैंपस पे, द मोस्ट डिपेंडेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी से सब लोग फटाफट से आ जाइए और हम जो है आज का ये धमाकेदार सेशन जल्दी से शुरू करते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए जल्दी जल्दी से सब लोग आ जाइए फटाफट से। राहुल, सौमिली, अदिति, पूजा रानी, अंजलि शर्मा, शुभम व्यास, अमन, बहुत सारे मुझे GS4 के बच्चे दिख रहे हैं मुझे। चलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग। सब लोग जल्दी से फटाफट से आ जाओ, ठीक है। फटाफट से क्या करो, वीडियो को तुम लोग शेयर भी कर दो ताकि हम लोग ये आज का सेशन थोड़ा सा और ज्यादा लोगों के साथ क्या कहते हैं MCQ अटेंड करें तो मजा आएगा। अमन, मैं बिल्कुल ठीक हूं, उम्मीद करती हूं आप लोग भी बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलो स्टार्ट करें। कल आपको जो चीजें मैंने पढ़ाई थी, आज हम क्या करेंगे, MCQ करेंगे। कल थ्योरी किया था, आज MCQ भी करेंगे, थोड़ी सी और थ्योरी भी करेंगे। आज बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। आज हम ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ब्लड ग्रुप कैसे इनहेरिट होते हैं। चलिए गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा, गुड इवनिंग। चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो बायोलॉजी स्पेशल की आज हमारी दूसरी क्लास है, ठीक है। कल संडे को भी आपकी क्लास होगी, कल भी दोपहर 1 बजे आपकी क्लास होगी और आज भी जो है हम बायोलॉजी स्पेशल की जो है क्लासेस ले रहे हैं, तो तुम लोग जल्दी से वीडियो शेयर करते रहो। चलो तैयार हैं सब लोग MCQ सेशन के लिए? कॉपी और पेन सब साथ में रखेंगे। हमेशा बोलती हूं जब भी MCQ सेशन लूं तो काइंडली आप लोग जो क्या है, एक नोटबुक और एक पेन जो है अपने हाथों में फटाफट से रखें, ताकि जो क्या करो, जल्दी से आप लोग क्वेश्चंस का आंसर करो और अपने पास सेव रखो कि आपने कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, ठीक है। कोई भी PDF आ जाए, कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाए, हैंड रिटन नोट्स को कोई भी चीज रिप्लेस नहीं कर सकती। ये मैं बात बार बार बोल रही हूं, राइट। चलो भाई जल्दी से स्टार्ट करते हैं, जल्दी से फटाफट से। अमन, कल एग्जाम है, किस चीज का एग्जाम है आपका कल? चलो विश यू ऑल द बेस्ट कल के लिए। जल्दी जल्दी से आ जाओ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और जवाब आना चाहिए मेरे स्क्रीन पे। जल्दी जल्दी से एकदम ताबड़तोड़ लाइन लगाओ कमेंट्स की और आंसर्स की। फटाफट से जल्दी जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी बताओ। यस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। GS6 में तुमको पता तो है बेटा, गजेंद्र यादव कितनी बार शेड्यूल दे चुके हैं तुम्हें कि मंडे टू थर्सडे 7 से 8:30 बजे क्लास होगी तुम्हारी, है ना। चलो फटाफट से बताओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फ्री में बहुत कुछ पढ़ाते हैं शैलेंद्र कुमार बेटा। आप केडी कैंपस यूट्यूब चैनल पे एक बार वीडियो स्क्रॉल करके देखो, सारी चीज आपको फ्री में मिल रही है, ठीक है। चलो क्या होगा? टेंडेंसी ऑफ एन ऑफस्प्रिंग टू रिजेंबल इट्स पेरेंट। क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ, क्या आंसर होगा? फटाफट से बताओ। यस, द आंसर इज हेरिडिटी, यानी कि आनुवांशिकता। हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिकता। तुम लोगों को कल ही बताया था मैंने कि जेनेटिक्स का मतलब क्या है, कि यहां पे हम हेरिडिटी के साथ साथ वेरिएशन के बारे भी पढ़ते हैं, है ना। हेरिडिटी के साथ साथ हम जेनेटिक्स में वेरिएशन के बारे भी पढ़ते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फाइन, चले आगे, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फादर ऑफ जेनेटिक्स। देखो ये सारे हलवा क्वेश्चंस हैं, लेकिन चूंकि तुम लोग को करा चुकी हूं और ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, इसीलिए जो है मैं बार बार तुम लोगों को ये चीज बता रही हूं, ठीक है। चले SSC CGL के लिए नहीं ही अंजलि बेटा, तुम्हारा पूरा UPSC के लिए सफिशिएंट होगा, UPSC के प्री तक, बिल्कुल चिंता ना करो तुम। चलो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहते हैं भाई? जल्दी जल्दी बताओ। फादर ऑफ जेनेटिक्स किनको कहते हैं? किसको नहीं, किनको कहते हैं? नहीं, यस, मेंडल को कहते हैं। मेंडल को हम कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। फाइन, चले आगे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। चलो बहुत बढ़िया लग रहा है, सब एकदम बच्चे एकदम जोश में आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड, गुड इवनिंग। चलो ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन इज, ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन इज, जीन का वैकल्पिक रूप क्या है? ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन का वैकल्पिक रूप क्या है? जल्दी जल्दी बताओ सब। फटाफट से आंसर दो सब लोग। जीन का वैकल्पिक रूप क्या है? ऑल्टरनेट क्या है?
ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। जल्दी जल्दी बताओ, रिकॉर्डेड वीडियो 1 साल तक रहेगा। बेटा कैसा क्वेश्चन आता है, एक बात सुन लो, कैसा क्वेश्चन आता है ये बात पहले आपको जाननी होगी। जिस भी एग्जाम का क्वेश्चन, जिस भी एग्जाम को तुम अटेम्प्ट करने जा रहे हो, तुमको पहले खुद पता होना चाहिए कि उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये बात टीचर से तुमको नहीं पूछनी चाहिए। आइडियली तुमको खुद पहले पेपर निकाल के देखो क्वेश्चंस आते हैं, फिर तुम अपने हिसाब से टीचर और अपने चीजों को जज करो कि क्या ये टीचर तुमको उस पैटर्न पे पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है। ठीक है, फाइन। सो ऐसा करने से तुमको भी नॉलेज रहेगा और तुमको कोई गुमराह नहीं कर सकता इन बातों को, जब तुम्हें पता हो ये बातें। ठीक है, 2 और 3 ऑप्शन सेम किसको दिख रहा है भाई? डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर। अच्छा हिंदी में हो गया, चलो चलो ओके, हिंदी में हो गया, सॉरी, आई एम सो सॉरी। नहीं करो, इसको प्रभावी कर दो। ठीक है, चलो प्रभावी गुण। क्या होगा? यस, ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन होता है एलील, है ना? ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन होता है एलील। चलो, कल जिन बच्चों ने क्लास अटेंड की थी उनके लिए सारे हलवा क्वेश्चंस है, सारी चीजें मैं आप लोगों को कल की क्लास में जो है करा चुकी हूं। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीनोटिपिक रेशियो ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जीनोटिपिक रेशियो ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? जल्दी जल्दी बताओ सब, बहुत जल्दी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या होगा? जीनोटिपिक रेशियो ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ। फिनोटिपिक रेशियो भी बताया था तुमको, जीनोटिपिक रेशियो भी बताया था। क्या आंसर होगा? यस, 1:2:1। और ये कौन सा रेशियो है? ये है तुम्हारा फिनोटाइपिक रेशियो। ये है तुम्हारा फिनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, तुमको पता है जो गुण देखे जा सकते हैं, द कैरेक्टर्स विच कैन बी सीन, जो गुण देखे जा सकते हैं, द कैरेक्टर्स विच कैन बी सीन, वो कौन से हैं? वो है फिनोटाइप। और जो गुण नहीं देखे जा सकते, द कैरेक्टर्स विच कैन नॉट बी सीन, जो गुण नहीं देखे जा सकते वो कौन से हैं? वो है तुम्हारे जीनोटाइप। ठीक है, फाइन। चले आगे चले। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जिस चैप्टर की बात हो रही है उसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछें। ठीक है, क्योंकि हम चैप्टर वाइज चलते हैं। अगर हमने ओपन बायो सेशन रखा तब आप किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस पूछिएगा। ठीक है, सो आप लोगों से यही उम्मीद करती हूं कि जब हम जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं हम उसी चैप्टर की बात करेंगे। फाइन, चले आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कौन से होंगे? जो एक कैरेक्टर, एक गुण पे बेस्ड हो, है ना? जो एक कैरेक्टर यानी कि एक गुण पर क्या हो? बेस्ड होंगे। ठीक है, वो कहलाएंगे आपके मोनोहाइब्रिड। मोनो शब्द का मतलब ही है वन। मोनो शब्द का मतलब ही क्या है? वन, यानी कि एक। ठीक है, गुड इवनिंग ट्विंकल, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलो, गायत्री गुड इवनिंग, बिलाल भट्ट गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जितने बच्चे लेट आ रहे हैं सबको गुड इवनिंग। तुम लोग जल्दी जल्दी से वीडियो शेयर करो और लोगों को क्लास में जोड़ो फटाफट से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ, पी प्लांट्स क्यों यूज किया था मेंडल ने? मेंडल ने जो था प्रयोग अपना मटर के पौधों पर ही क्यों किया था? Why did he use just pea plants? जल्दी जल्दी बताओ। फटाफट से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। सिद्धार्थ बेटा, ये वीडियो तुम्हारा YouTube पे भी रहेगा। मैंने बोला था ना पहली कुछ क्लासेस आपकी YouTube पे भी रहेंगी, तो ये तुम्हारी कुछ क्लासेस जो है YouTube पे भी रहेगी। ठीक है, फाइन। चलो, क्या आंसर होगा? मेंडल ने पी प्लांट्स क्यों यूज किया था? यस, आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे, है ना? क्योंकि आपको बताया था इसका लाइफ साइकिल छोटा होता है। जो पी प्लांट होता है, जो मटर का पौधा होता है, उसका लाइफ साइकिल छोटा होता है ना? कल आपको मैंने और चीजें बताई थी कि ये बाइसेक्सुअल है, ये द्विलिंगीय है ना? इसमें और क्या हो सकता है? सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, स्वपरागण की प्रक्रिया हो सकती है। ठीक है, और क्या है? इजीली अवेलेबल है। इन तमाम रीजंस की वजह से मेंडल ने किसको चुना था? मेंडल ने चुना था पी प्लांट को, है ना? मटर के पौधे को, यानी
पाइसम सटाइवम को, है ना, पाइसम सटाइवम को, राइट। चले नेक्स्ट पे। चलो ये भी बता चुकी हूं तुम लोगों को, फटाफट से आंसर दो, फटाफट से आंसर दो। बेटा अमन कल की सेशन अटेंड नहीं किया था, बेटा यूट्यूब पे सेशन अपलोडेड है कल का। जिन बच्चों ने कल का सेशन अटेंड नहीं किया वो सेशन यूट्यूब पर अपलोडेड है, ठीक है, अपलोडेड है। चलो जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ, बहुत जल्दी, एकदम स्पीड में, क्या आंसर होगा? यस, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखे थे, है ना, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखे थे। तो इन टोटल कितने कैरेक्टर थे? इन टोटल उन्होंने देखे थे 14 कैरेक्टर्स, क्योंकि 7 गुण जो थे वो ऑपोजिट ऑपोजिट थे। सो टोटल कितने गुण देखे थे? 14, ठीक है। तो यहां आंसर क्या होगा? 7, ठीक है, यहां आंसर होगा 7, ठीक है, फाइन। चले आगे चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा गुण नहीं देखा था मेंडल ने? 7 कैरेक्टर्स जो थे, कौन सा गुण नहीं देखा था मेंडल ने, ये बताओ। 7 कैरेक्टर्स तो देखे थे, बट उनमें से कौन सा गुण ऐसा था जो मेंडल ने नहीं देखा था? चलो, जो मेंडल ने नहीं देखा था, जल्दी जल्दी बताओ। नहीं देखा था, ये बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ। यस, एग्जैक्टली, पॉड लेंथ, है ना, जो फली की लंबाई है, उस कैरेक्टर को मेंडल ने नहीं देखा था, ठीक है, उस कैरेक्टर को मेंडल ने नहीं देखा। तो मेंडल ने कौन कौन से 7 कैरेक्टर्स देखे बेटा? ये ध्यान रखना, सबसे पहले कलर देखा, ठीक है, कि कलर कैसा होगा फूलों का, पर्पल होगा या व्हाइट होगा। फिर उनकी हाइट क्या होगी, लंबे होंगे या छोटे होंगे, ठीक है। फिर क्या देखेंगे, सीड का कलर देखेंगे कि वो पीले होंगे या ग्रीन होंगे, ठीक। फिर सीड का शेप देखेंगे कि राउंड है, पूरी तरह गोल है या मुरझाया हुआ है, रिंकल है। पॉड, पॉड यानी जो फली होती है, बाहर का जो छिलका जैसा होता है, वो ग्रीन है या येलो है। पॉड का शेप कैसा है, पॉड का लेंथ नहीं देखा, पॉड का शेप देखा, ठीक है, कि शेप कैसा है, पूरी तरह से फुला हुआ है या पिचका हुआ है, ठीक है। और फ्लावर का पोजीशन देखा कि फूल जो है बिल्कुल ऐसे साइड में लगे हैं, ऐसे ऐसे, या बिल्कुल जो है फूल जो है ऐसे ऊपर टॉप पे लगे हुए हैं, राइट। इन चीजों को मेंडल ने देखा, ठीक है, इन चीजों को मेंडल ने देखा। तो किस चीज को मेंडल ने नहीं देखा? पॉड लेंथ को मेंडल ने नहीं देखा, ठीक है, पॉड लेंथ को मेंडल ने नहीं देखा, राइट। चले आगे चले। चलो, मेंडल के फाइंडिंग्स को किसने दोबारा से खोजा था? चलो, मेंडल की फाइंडिंग्स को किसने, किन साइंटिस्ट ने दोबारा से खोजा था? जल्दी जल्दी बताइए, बिल्कुल स्पीड में, बिल्कुल तेजी से, बिल्कुल फटाफट। जल्दी जल्दी बताओ, बहुत जल्दी, एकदम स्पीड में। गुड, सब लोग जो है सेशन को शेयर करते रहो भाई, जल्दी जल्दी से। एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए और एनर्जी मुझ तक भी पहुंचाओ इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड योर लाइक्स। चलो, मेंडल की फाइंडिंग्स किसने रीडिस्कवर करी थी? यस, कृष्णा गोपाल, संगीता श्रेष्ठा, यू आर राइट ऑल। मेंडल की जो बात कही गई थी, जो मैं आपको कहानी कल भी सुना रही थी कि पहले लोगों ने उसको खारिज कर दिया, धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मेंडल जो कह गए थे सही कह गए थे, ठीक है। सो उनके बाद जो थे ये 3 साइंटिस्ट थे, कॉरेंस, डी व्राइज और शर्माक, ठीक है, कॉरेंस, ह्यूगो डी व्राइज, ठीक है, कार्ल कॉरेंस और शर्माक। इन तीनों साइंटिस्ट ने क्या किया था कि मेंडल के काम को दोबारा से देखा था, दोबारा से डिस्कवर किया था। एटीपी मींस रोशन बेटा, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी आपकी बॉडी की एनर्जी करेंसी, ठीक है। तो जैसे आपकी बॉडी एनर्जी स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, तो हमें भी तो एनर्जी चाहिए, हमें भी तो एटीपी चाहिए। तो लाइक्स बनाए रखो अपने। चले आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आगे फटाफट, ठीक है। सो 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, मेंडल के काम को दोबारा से देखा, रीडिस्कवर किया मेंडल के काम को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन्स आर मेड अप ऑफ,
जीन्स किसके बने हैं? डीएनए के, आरएनए के, प्रोटीन के, एंजाइम के। जीन किसके बने हैं? डीएनए के, आरएनए के, प्रोटीन के, एंजाइम के। यस, जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ सब, बहुत जल्दी, एकदम स्पीड में। चलो, किडनी फेलियर से मेंडल की डेथ हुई थी। जीन्स किसके बने हैं? यस, जीन्स बने हैं तुम्हारे डीएनए के, है ना? जीन्स बने हैं डीएनए के, क्योंकि जीन को हम क्या कहते हैं बेटा? जीन को हम कहते ही हैं सेगमेंट ऑफ डीएनए, है ना? जीन को हम कहते ही क्या है? जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए का पूरा एक अगर आप छोटा सा हिस्सा उठा के देखो तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है जीन। वो क्या कहलाता है? जीन। ठीक, चलो भाई, अब कल हमने बात की थी बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। ठीक है, कल हमने बात की थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, तो उसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पे मेंडल ने 2 रूल्स दिए थे। ठीक है, राइट? मेंडल ने 2 रूल्स दिए थे, किसके आधार पे? तुम्हारे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पे। ठीक है, देखो मेंडल के टोटल 3 रूल हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस के। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे उन्होंने 2 रूल्स दिए थे, इसलिए यहां पे 2 की ही बात हो रही है। फिर मैं आपको डाईहाइब्रिड क्रॉस एक्सप्लेन करूंगी और फिर आपको बताऊंगी कि डाईहाइब्रिड क्रॉस पे जो था उन्होंने तीसरा रूल अपना दिया था। ठीक है, तो याद रखना 3 रूल दिए थे, बट पहले दोनों जो थे वो तुम्हारे मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस थे। जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है कि वहां पे हमने एक कैरेक्टर लिया है, एक गुण लिया है। ठीक है, चलो, तो पहला रूल क्या है? पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, पहला लॉ क्या है तुम्हारा? कौन सा कलर चूज करें भाई? व्हाइट चूज कर लेते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता का नियम। ठीक है, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, फाइन। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है बेटा? लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है कि एक जीन तुम्हारा डोमिनेंट होगा, एक एलील तुम्हारा डोमिनेंट होगा और दूसरा क्या होगा? रिसेसिव होगा। ठीक है, एक डोमिनेंट होगा, एक प्रभावी होगा, एक अप्रभावी होगा। अब इसका रीजन समझो, याद करो, जब हमने क्रॉस बनाया था किसमें? पर्पल फ्लावर में और व्हाइट फ्लावर में, है ना? पर्पल फ्लावर में और व्हाइट फ्लावर में। तो फर्स्ट जनरेशन जो F1 जनरेशन था, जो पहला जनरेशन था, उसमें क्या था? सारे पर्पल आए थे, है ना? सारे पर्पल आए थे। ठीक है, और फिर जब उसका क्रॉस किया था तब F2 जनरेशन आया था, है ना? जो दूसरे जनरेशन में, तभी तो रेशियो हमने 3:1 निकाला था, क्योंकि दूसरे जनरेशन में 3 पर्पल थे और 1 व्हाइट था, है ना? दूसरे जनरेशन में बेटा 3 पर्पल थे और तुम्हारा एक ही जो था वो व्हाइट था। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोई एक ऐसी जीन थी जो पहले रिसेसिव हो गई, पहले अप्रभावी हो गई फर्स्ट जनरेशन में, और जैसे ही सेकेंड जनरेशन में आया वो डोमिनेंट हो गया, वो क्या हो गया? प्रभावी हो गया। ठीक है, फाइन। तो यही तुम्हारा फर्स्ट है क्या? लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, फाइन। अब चलो सेकेंड लॉ पे चलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। अब इस शब्द का मतलब जानते हो तुम लोग? गैमीट किसको कहते हैं? हाँ, गैमीट किसको कहते हैं? गैमीट कहते हैं बेटा प्रजनन कोशिका को। ठीक है, गैमीट किसको कहते हैं? प्रजनन कोशिका को, रिप्रोडक्टिव सेल को कहते हैं। मेल गैमीट बॉडी में क्या होगा? स्पर्म होगा, शुक्राणु होगा। फीमेल गैमीट क्या होगा? ओवम होगा, डिंब होगा। ठीक है, सो गैमीट का मतलब क्या है? गैमीट का मतलब है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव सेल की, प्रजनन कोशिका की। ठीक है, फाइन। अब देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही कहता है कि तुमने जब ऐसे क्रॉस किया था कैपिटल P और स्मॉल p, तो ये क्या थे? ये अलग अलग हो गए थे, है ना? ये सेग्रीगेट हो गए थे। ये जो तुम्हारे गैमीट्स थे ये क्या हो गए थे बेटा? ये सेपरेट हो गए थे। ये क्या हो गए थे? अलग अलग हो गए थे। ठीक है, बस यही सिंपल सी छोटी सी बात कही थी किसने?
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ने कि ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट जब बनता है तो क्या होता है, ईच जीन, जो एक एक जीन होता है वो अलग अलग क्या होता है, अलग अलग सेपरेट हो जाता है, अलग 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 हो जाता है, ठीक है, इकट्ठे अलग नहीं होता, अलग 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 हो जाता है, ठीक है। यही बात कही थी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ने, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ने, ठीक है, फाइन, ओके, चले आगे चले। चलो अब आते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस पे, ठीक है, अब आते हैं किस पे, डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब है कि यहां पे हम दो गुण लेकर चलेंगे, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब है कि यहां पे हम क्या लेकर चलेंगे, दो गुण लेकर चलेंगे, ठीक है, दो गुण, तो दो कैरेक्टर्स लेकर चल रहे हैं, दो गुण लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या किया, कलर देखो, कलर लिया येलो और ग्रीन, ठीक है, पहला कैरेक्टर क्या लिया हमने, कलर ले लिया येलो और ग्रीन, और दूसरा कैरेक्टर क्या ले लिया कि हमने उसका शेप ले लिया, है ना, शेप ले लिया, एक राउंड है और एक रिंकल्ड है, एक गोल है और एक क्या है, बिल्कुल रिंकल्ड है, बिल्कुल मुरझाया हुआ है, ठीक है। तो इसी का मतलब है डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब देखो बेटा, तुम राउंड येलो को कैसे लिखोगे, राउंड येलो को तुमने लिखा कैपिटल आर और इसको लिखा इस तरीके से, ठीक है, राउंड येलो, ठीक है, राउंड येलो, और रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड यानी कि मुरझाया हुआ, फाइन, रिंकल्ड का क्या मतलब है, मुरझाया हुआ, ओके, फाइन। तो रिंकल्ड कैसे लिया, ऐसे लिया, और ग्रीन कैसे लिया, अब येलो को हमने कैपिटल में लिखा तो हम ग्रीन को कैसे लिखेंगे, ग्रीन को हम लिखेंगे स्मॉल में, ठीक है, ग्रीन को हमने कैसे लिखा, स्मॉल में लिखा, ठीक। अब जो है, अब इसका हम क्रॉस बनाएंगे, ओके। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस तो इजी था, अब यहां पे मेन फंडा है तुम्हारे डाई हाइब्रिड क्रॉस का, ठीक है, यहां पे मेन फंडा है तुम्हारे डाई हाइब्रिड क्रॉस का कि अब देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहां पे पहले तुम्हारा क्या काम करेगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो यहां पे क्या मिलेगा तुम्हें, यहां मिलेगा आर वाई और यहां पे क्या मिलेगा, आर वाई, ठीक है, यहां पे तुम्हें क्या मिला, आर वाई और यहां पे मिला आर वाई, ठीक है। अगर तुम इसको क्रॉस करोगे बेटा, ठीक है, चलो एक सेकेंड, सब लोग साथ में कॉपी और पेन लेके बैठेंगे और क्या करेंगे, क्रॉस भी करते जाएंगे, फाइन, चलो आ जाओ जल्दी जल्दी, कैसे क्रॉस करोगे इसका, आर वाई, ठीक है, वही लिखी है बात यहां पे, ठीक। इसके बाद इसको क्रॉस करो, आर वाई, ठीक है, ओके। तो अब इनको जब हम आपस में क्रॉस करेंगे, जब हम इनको आपस में क्रॉस करेंगे तो ये आया हमारा F1 जनरेशन, ठीक है, तब ये आया हमारा F1 जनरेशन, और जब हम F2 जनरेशन निकालेंगे तब कैसे निकालेंगे, F1 को ही आपस में क्या कराएंगे, क्रॉस करेंगे, है ना, F1 को ही क्या करेंगे, आपस में हम लोग क्रॉस करेंगे, तब इससे हमारा क्या निकलेगा, F2 जनरेशन निकलेगा, ठीक है, तब इसी से हमारा निकलेगा बेटा F2 जनरेशन, ठीक है। क्या इतनी सी बात क्लियर है, फटाफट से बताओ, एकदम जल्दी जल्दी, एकदम स्पीड में बताओ भाई, सब एकदम स्पीड में बताओ। देखो क्या बोला था पुनेट स्क्वायर, मैंने पुनेट स्क्वायर कल ही तुम लोगों को बताया था कि क्रॉस करो, क्या क्या क्रॉस करोगे, आर वाई और ये आर वाई, तो क्या आएगा, आर वाई, है ना, ऐसे ही आएगा, राइट। इसी को फिर से क्रॉस करो, आर वाई, ठीक है, आर वाई। तो F1 जनरेशन में सारे क्या आए तुम्हारे, सारे आए राउंड एंड येलो, है ना, सारे क्या आए तुम्हारे, राउंड एंड येलो आए, ठीक है, सारे तुम्हारे आए राउंड एंड येलो। चलो अब हम बनाएंगे इसका F2 जनरेशन का क्रॉस, ठीक है, अब हम बनाएंगे इसका F2 जनरेशन का क्रॉस, यानी इन्हीं को आपस में ब्रीड कराएंगे, ठीक है, इन्हीं को हमने आपस में क्या किया, इन्हीं को आपस में हम लोगों ने ब्रीड कराया, ठीक है, फाइन, यस, फैंटास्टिक टॉपिक। आई नो जेनेटिक्स जो है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत बच्चे मुझे बार बार फेसबुक पे, यूट्यूब पे लिख रहे थे कि मैम जेनेटिक्स का आप सेशन लाइए, क्रॉस हमें समझ नहीं आता, है ना, मुझे पता है बहुत क्या थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है समझने के लिए, क्योंकि सही तरीके से इसको समझाया नहीं जाता है,
दैट इज द रीजन, क्योंकि यहाँ पे आपको बेसिक पहले जानना जरूरी है। लोग फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो तो बताते हैं पर उनको पता ही नहीं है कि फिनोटाइप शब्द का मतलब क्या है, जीनोटाइप शब्द का मतलब क्या है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको जो है बेटा बेसिक्स पता हो, है ना। तभी आपको जो मुश्किल टॉपिक्स हैं वो इजीली आपको क्लियर होंगे, जब आपको क्या पता हो, बेसिक चीजें पता हो। ठीक है, चले। यस, 10th क्लास का है साक्षी, यू आर राइट। बट ऐसे बेटा बहुत सारे बच्चे हैं जिनका बेसिक्स क्लियर नहीं है और जो पहली बार ये चीजें पढ़ रहे हैं, तो हम उनके लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जिनको आता है उनकी तो क्या ही बात है। ठीक, चलो। अब हमने क्या किया बेटा, अब हमने क्या किया कि हमने इसको आपस में क्या कराया, इसी को आपस में F2 जनरेशन में क्रॉस कराया। ठीक है, इसी को हमने आपस में क्या किया, F2 जनरेशन में क्रॉस कराया इस पुनेट स्क्वायर के माध्यम से। ओके, इस पुनेट स्क्वायर के माध्यम से। तो यहां पे देख रहे हो कितने कॉम्बिनेशंस बन गए तुम्हारे, यहां पे देख रहे हो कितने ज्यादा कॉम्बिनेशंस बन गए। ठीक है, आर आर वाई वाई को जब हमने आपस में क्या कराया, रिप्रोड्यूस कराया, तो देखो यहां पे कितने सारे कॉम्बिनेशंस बन गए। ठीक है, ओके, ये इसको इससे, कैपिटल आर छोटा वाई, छोटा आर कैपिटल वाई, है ना, वाई। ठीक है, ये आया। ठीक है, ऊपर भी यही लिख दिया, नीचे भी यही लिख दिया। ठीक है, ऊपर भी यही लिख दिया, नीचे भी यही लिख दिया। ठीक है, और अब क्या किया, अब हमने इसका क्रॉस बनाया। ठीक, अब हमने क्या किया, इसका क्रॉस बनाया। तो देख रहे हो कितने सारे कॉम्बिनेशंस मिले। जहां तुम्हारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस इतना इजी था, डाई हाइब्रिड क्रॉस में इतनी ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है वहां पे इतना सारा क्या है, उल्टी चीजें हैं। ठीक है, सो डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो है वो क्या आएगा, 9:3:3:1। अब ये कैसे आएगा भाई, ये कैसे आएगा, तो देखो 9:3:3:1 रेशियो है, ये कह रही हूं। ठीक है, तो ये रेशियो कैसे आएगा, ठीक है, ये रेशियो कैसे आएगा, तो यहां पे देखो आर आर वाई वाई यानी कि राउंड एंड येलो, है ना, राउंड एंड येलो। अब ये जितने भी तुमको दिख रहे हैं, ये भी राउंड एंड येलो, ये भी राउंड एंड येलो, ये भी राउंड एंड येलो क्योंकि स्मॉल आर रिसेसिव है। ठीक है, ये भी राउंड एंड येलो, ये भी राउंड एंड येलो। तो जितना भी तुमको ग्रीन में दिख रहा है वो सारे तुम्हारे क्या हैं, राउंड एंड येलो, है ना। जितने भी तुमको ग्रीन में दिख रहे हैं वो सारे हैं तुम्हारे राउंड एंड येलो। फाइन, ऑल ऑफ देम, सारे के सारे हैं राउंड एंड येलो। फाइन, ठीक है। क्लास 5 में है, देखो एक 5th स्टैंडर्ड का बच्चा है जो पढ़ रहा है। चलो बहुत बढ़िया, 5th स्टैंडर्ड के हो बेटा, तो हमको तो लगता है फिर अभी तो तुम्हें टाइम है ना ये चीजें जानने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हें जो चीज बता रही हूँ वो 10th एंड 12th लेवल की, और तुम अभी 5th क्लास में हो। ठीक है, तो अभी पढ़ लो और क्या कहते हैं, मस्त खेलो कूदो, पढ़ाई भी करो, बट अपना बचपन अच्छे से एंजॉय करो, क्योंकि ये समय वापस नहीं आता। तो तुम अभी जो हो बहुत छोटे हो, जितना तुम्हारा अभी सिलेबस है उतना पढ़ो और अपनी लाइफ अच्छे से जियो, अपना बचपन अच्छे से एंजॉय करो। एक बार बड़े हो गए तो फिर उसी साइकिल में फंस जाओगे, एग्जाम क्लियर करना है, पढ़ना है, वो चीज करोगे तो नौकरी और फिर छोकरी और फिर शादी और फिर बच्चे, और उस साइकिल में है जो तुम फंस जाओगे। तो अभी तुम छोटे हो तो अभी बस अपना जितना सिलेबस है उतनी पढ़ाई करो, अपना बचपन एंजॉय करो। ठीक, चलो। हाँ हाँ, संदीप कुमार मैं 1 में हूं, आई नो, 1 में हो। चलो बहुत बढ़िया, आगे चले। सो मोनो हाइब्रिड क्रॉस अलग था, डाई हाइब्रिड क्रॉस तुम्हारा अलग है। ठीक है, फाइन। सो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने रेशियो कैसे लिया बेटा, 9:3:3:1। देखो 9 क्यों, क्योंकि ये सब तुम्हारे क्या हैं, ये सब हैं तुम्हारे ग्रीन, है ना, ये सब हैं तुम्हारे राउंड एंड येलो। जो भी तुमको ग्रीन है वो है तुम्हारे राउंड एंड येलो। ठीक है, ये क्या है तुम्हारे कैपिटल आर स्मॉल वाई। स्मॉल वाई का मतलब क्या है, स्मॉल वाई का मतलब क्या है बताओ, स्मॉल वाई का मतलब क्या है, येलो, है ना। स्मॉल वाई का मतलब क्या था, राउंड एंड येलो। स्मॉल वाई का मतलब है ग्रीन। ठीक है, स्मॉल वाई का मतलब है तुम्हारा जो ग्रीन है। तो ये सारे तुम्हारे क्या हैं, येलो, और ये सारे तुम्हारे क्या हैं, ग्रीन, है ना। तुम क्या सही में 5th में हो या ऐसे ही मजे ले रहे थे?
मैम आपका कोई बॉयफ्रेंड है? अरे भाई मेरा हस्बैंड है, तुम बॉयफ्रेंड की कहां बात कर रहे हो? बॉयफ्रेंड की कहां बात कर रहे हो तुम? मैंने अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली, वो मेरा हस्बैंड है अब। चलो आगे चले, चलो ठीक है। सो 9:3:3:1। मुझे हर सेशन में सारे बच्चे यही पूछते हैं आपकी शादी हो गई। मैंने वही पूछा कि क्या ये दिल्ली पुलिस का मैं डिस्कशन दे रही थी, उसमें सारे पूछ रहे हैं कि मैम आपकी शादी हो गई, शादी हो गई। मैंने पूछा ये दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आया था क्या कि शादी हो गई, शादी हो गई? चलो अब 9:3:1 तो तुम लोग आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हो भाई। चलो सो 9 ये आ गया, 3 ये वाला आ गया, फिर 3 क्या आया? स्मॉल आर कैपिटल वाई, है ना? स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई, ठीक है। और 1 क्या आ गया? ये, ठीक है। दोनों जहां पे कैरेक्टर्स क्या हैं, दोनों कैरेक्टर्स जो क्या हैं तुम्हारे रिसेसिव हैं, ठीक है। दोनों कैरेक्टर्स जो हैं तुम्हारे रिसेसिव हैं, ठीक है। फाइन, समझ में आई बात? नहीं समझ में आई तो दोबारा बोल रही हूं बेटा, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया है वो दोबारा बोल रही हूं मैं, ठीक। विक्रम को समझ नहीं आ रहा तो अब क्या कहते हैं, दोबारा से समझा रहे हैं। चलो भाई देखो, राउंड येलो, हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं जहां पे हमने 2 कैरेक्टर्स लिए हैं, ठीक है। जहां पे हमने क्या किए हैं, 2 कैरेक्टर्स लिए हैं, 2 गुण लिए हैं, ठीक है। तो पहला गुण हमने क्या लिया है? पहला गुण हमने लिया है कि जो उसकी सीड्स हैं वो कैसी हैं? राउंड हैं और येलो हैं। तो राउंड यानी कि गोल, येलो यानी कि पीला, ठीक है। तो राउंड ऐसे लिख दिया, येलो ऐसे लिख दिया। दूसरा क्या है? सीड्स जो हैं रिंकल्ड हैं और क्या है? ग्रीन। रिंकल्ड यानी कि मुरझाई हुई है, ठीक है। रिंकल्ड क्या है बेटा? मुरझाई हुई है, ठीक है। यानी कि हमने स्मॉल आर लिख दिया, ओके, और ग्रीन लिख दिया स्मॉल वाई में, ठीक है। क्योंकि बड़ा वाला येलो था तो छोटा वाला हमने ग्रीन लिख दिया, ठीक है। अब जो है हमने इसका क्रॉस बनाया, ठीक है। अब क्या किया हमने? इसका क्रॉस बनाया इस तरीके से, ठीक है। तो इसके क्रॉस बनाओ, जो यहां तुमको दिख रहा है स्क्वायर, ऊपर क्या लिखा? आर वाई, है ना। 2 गुण ऐसे लिए और हमने क्या किया? इसका क्रॉस बनाया। तो जब हमने इसका क्रॉस बनाया तो हमें ये चीज मिल गई, ठीक है। क्रॉस जानते हो ना कैसे बनाते हैं? अरे बच्चों का खेल है ये, एकदम छोटे बच्चों का खेल है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्रॉस बनाया। अब हम F2 जनरेशन पे चलेंगे, ठीक है। F2 जनरेशन पे हमने इन्हीं दोनों को आपस में क्या किया? इन्हीं दोनों का आपस में क्रॉस बनाया, ठीक है। जब हम इन्हीं दोनों का आपस में हमने क्रॉस बनाया तो हमें ये चीजें मिली, ठीक है। ये क्या मिले हमें? ये एलील्स मिले। अब हम क्या करेंगे? इनका F2 जनरेशन करेंगे, ठीक है। F2 जनरेशन करेंगे और जो F2 जनरेशन हम करेंगे उसी F2 जनरेशन का हम लोग क्रॉस बनाएंगे, ठीक, ओके। अब जब हमने क्रॉस बनाया F2, बस सिर्फ क्रॉस का खेल है और ये चीज तुमको तब समझ नहीं आएगी अगर तुम ऐसे बैठ के सुन रहे हो, ठीक है। तुमको ये चीज तब समझ आएगी जब तुम एक कॉपी और पेन लेकर इस चीज को साथ में बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है। मैं हमेशा अपने बैच में भी ये चीज पढ़ाती थी, तब भी मैं बच्चों को यही कहती थी कि तुम लोग प्लीज इसको जो है अपने कॉपी और पेन के साथ लिखना शुरू करो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम इसको कॉपी और पेन के साथ नहीं लिखोगे तो तुमको दिक्कत हो जाएगी। सो इस चीज को कॉपी और पेन के साथ समझना है, ठीक है। फाइन, ओके, चले आगे चले। ओके, तो अब जब हमने इसका कॉम्बिनेशन लिया तो ये जितने भी तुमको ग्रीन स्क्वायर्स दिख रहे हैं ये क्या है? ये है राउंड और येलो। तो राउंड और येलो कितने आए? राउंड और येलो आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो राउंड और येलो आए तुम्हारे 9। ये क्या है? राउंड और ग्रीन, है ना। राउंड और ग्रीन ये कितने आए? 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा? ये है रिंकल्ड और ग्रीन। रिंकल्ड यानी मुरझाए हुए और ग्रीन। ये कितने आए? ये आए 1 2 और 3, है ना। ये आए 1 2 और 3, ठीक है। और ये क्या आया? रिंकल्ड और ग्रीन। रिंकल्ड और ग्रीन ये कितना आया? 1, है ना। ये कितना आया? 1। तो 9:3:3:1, ठीक है। फाइन, समझ में आ गई बात?
फाइनली ये वाला कंप्लीट कर पाए, वरना तुम लोगों ने तो मुझे बातों में ही उलझा दिया था। फाइनली ये वाली चीज हम लोग कंप्लीट कर पाए, ठीक है। आपकी क्लास से मेरी साइंस बेस्ट हो गई, मैथ्स विद भरत देवसी, थैंक यू सो मच। चले आगे चले। अमन, बिकॉज तुमने लास्ट ये नहीं अटेंड किया है क्लास, इसीलिए तुमने लास्ट क्लास अटेंड नहीं किया है, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा मे बी। चलो आगे चले। तो अब तीसरा लॉ, मेंडल का जो तीसरा लॉ था वो क्या हुआ? मेंडल का जो तीसरा लॉ था वो बेस्ड था डाई हाइब्रिड क्रॉस पे, ठीक है। तो पहले जो लॉ हमने जो पढ़े वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड थे। तीसरा लॉ किस पे बेस्ड है तुम्हारा? तीसरा लॉ बेस्ड है तुम्हारे डाई हाइब्रिड क्रॉस पे, ठीक है। ओके, डाई हाइब्रिड क्रॉस पे तीसरा बेस्ड है, ठीक है। चलो, सो तीसरा लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि यानी जब गैमीट्स अलग होंगे तो वो एक दूसरे से उनका कोई मतलब नहीं है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी कि जब गैमीट्स एक दूसरे से अलग होते हैं तो क्या होता है कि उनका एक दूसरे से ऐसा कोई क्या है, कोई कनेक्शन नहीं है, वो अपना इंडिपेंडेंट अकेले में अलग होते हैं, ठीक है। देख रहे हो क्या इसका इससे कोई मतलब है? नहीं, ये जो है इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहा है, इंडिपेंडेंटली क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। यस, एग्जैक्टली लूडो जैसा है, बिल्कुल गेम के जैसा है। इसमें ऐसी कोई मुश्किल चीज है ही नहीं, ठीक है। इसमें ऐसी कोई मुश्किल चीज है ही नहीं, ठीक है। सो एक पेयर जो है जब वो अलग हो रहा है तो उसका दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसका दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। बस यही सिंपल सी बात है तुम्हारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। बेसिकली तुमको क्या जानना है? अगर कोई बोर्ड एग्जाम का स्टूडेंट है तो उसको इन तीनों लॉ का डेफिनेशन याद करना जरूरी है, ठीक है। पर तुम लोग बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हो नहीं, तुम लोग हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स, तो तुमको क्या है, तुमको ये 3 बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। तुमसे क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा मेंडल का लॉ नहीं है, ठीक है। तुम्हें यह क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा मेंडल का लॉ नहीं है। तो तुमको क्या पता है कि मेंडल के 3 लॉ हैं, मेंडल के 3 लॉ हैं, ठीक है। बेटा क्वेश्चन तुमको ऐसे नहीं आएगा, ये मैं सारी कहानी तुमको समझाने के लिए कर रही हूं, ठीक है। मेंडल के 3 लॉ पूछे जा रहे हैं कि मेंडल के तुम्हारे 3 लॉ क्या हैं। तो पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। बस यही लॉ है और ये चीज तुमको जाननी है। ये जो मैं तुमको पूरी कहानी बता रही हूं सिर्फ इसीलिए कि तुमको ये बात समझ आ जाए। तुमको कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो मैं तुमको बता चुकी हूं, है ना। वो मैं तुमको बता चुकी हूं कि कैसे तुमको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट। किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो तुमको अभी मैंने कराया था कि मोनोहाइब्रिड का क्या रेशियो होगा, है ना। फिनोटिपिक क्या रेशियो होगा, जीनोटिपिक क्या रेशियो होगा, डाई हाइब्रिड का क्या रेशियो होगा। बिहार एसआई में ऐसा क्वेश्चन आया था, आई नो, ठीक है। मुझे पता है कि आजकल ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जहां पे जेनेटिक्स को टारगेट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं चीजें आपको ये बता रही हूं पूरी तरह, ताकि जो है अगर आप कोई भी एग्जाम दो तो आपको ये चीजें जरूर काम आएंगी, राइट। चले आगे चले। चलो भाई, दोबारा बता दूं, बायो स्पेशल का बैच हमारा ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, आज उसकी दूसरी क्लास है। चलो भाई आगे। अब देखो, दो ऐसी कंडीशंस हैं जो एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं मेंडल के लॉ से, ठीक है। 2 ऐसी कंडीशंस हैं जो क्या है? अपवाद हैं, एक्सेप्शन हैं मेंडल के लॉ से, ठीक है। तो वो चीजें क्या हैं? और इसी में एक हम चीज पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे, कि बच्चे में जो ब्लड ग्रुप आता है वो किससे आता है और कैसे आता है, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? 2 एक्सेप्शंस पढ़ने वाले हैं। खास तौर पे ये एक्सेप्शंस आपको कहां पूछे जाते हैं? पीसीएस में और एनटीपीसी में, ठीक है। ये 2 एक्सेप्शंस हैं, ये आपको पूछे जाते हैं पीसीएस और एनटीपीसी में, ठीक है। तो एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं कि ये 2 ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें पहला कंडीशन कौन सा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता। इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी कि अपूर्ण प्रभाविता, जहां पे कि क्या बात हो रही है कि ये मेंडल के लॉज को फॉलो नहीं करता, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक ऐसा कंडीशन है जो मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करता।
ठीक है, ये किस में देखा गया था? एक पौधा होता है 4 o'clock प्लांट, 4 o'clock प्लांट, क्योंकि वो शाम के समय में ही फूल उसमें खिलता है, 4 o'clock प्लांट, ठीक है, उसमें ये चीज दी हुई थी। 4 o'clock प्लांट में क्या देखा गया था? ये देखा गया था कि जब रेड फ्लावर को किसके साथ? व्हाइट के साथ क्या कराया गया? क्रॉस कराया गया। जब रेड फ्लावर को व्हाइट फ्लावर के साथ क्रॉस कराया गया तो क्या हुआ? ठीक है, मेंडल के लॉ के हिसाब से क्या था? या तो रेड होता या तो व्हाइट होता, है ना, मेंडल ने यही किया था ना। पर्पल और व्हाइट को जब क्रॉस कराया था तो F1 जनरेशन में क्या थे? सारे के सारे पर्पल थे। यहां पे क्या किया गया कि रेड और व्हाइट को क्या किया गया? क्रॉस किया गया। ठीक है, जब क्रॉस कराया गया तो क्या देखा गया कि ना तो रेड फ्लावर थे ना तो व्हाइट फ्लावर था, थे पिंक फ्लावर्स। कौन से फ्लावर्स थे? पिंक फ्लावर्स थे। ठीक है, ये चीज ऑब्जर्व की गई, ये चीज देखी गई, और यही चीज कहलाती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यानी कि यहां पे कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं था जो पूरे तरह से क्या था? डोमिनेंट हो, जो कि पूरे तरह से क्या हो? डोमिनेंट हो, पूरे तरह से क्या हो? प्रभावी हो। ठीक है, ऐसा कोई भी एक कैरेक्टर नहीं है, ना वो रेड है ना वो व्हाइट है, जो कि क्या है? पूरे तरह से प्रभावी है, पूरे तरह से डोमिनेंट है। ठीक, फाइन, यही चीज है तुम्हारी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और ये क्या है? एक्सेप्शन है, अपवाद है मेंडल के लॉज का। ठीक है, एक्सेप्शन है यानी अपवाद है मेंडल के लॉ का। दूसरा एक्सेप्शन, दूसरा अपवाद जो है वो है कोडोमिनेंस। वो क्या है? कोडोमिनेंस यानी कि सह प्रभाविता। कोडोमिनेंस यानी कि सह प्रभाविता। तो कोडोमिनेंस क्या कहता है? कोडोमिनेंस यानी सह प्रभाविता क्या कहता है? इसमें देखो क्या किया गया, इसमें दो गायों की बात की गई। देखो, एक क्या है? एक के पास है बिल्कुल ब्राउन बॉडी, दूसरे के पास है बिल्कुल व्हाइट बॉडी। ठीक है, तो मेंडल के हिसाब से कोई एक कलर डोमिनेंट होना चाहिए था, है ना। मेंडल के हिसाब से कोई एक कलर डोमिनेंट होना चाहिए था, लेकिन यहां क्या हुआ? जो उनका बच्चा हुआ उसमें क्या था? उसकी बॉडी तो थी ब्राउन और उसमें व्हाइट स्पॉट्स थे। ठीक है, उसकी बॉडी जो थी ब्राउन, उसमें व्हाइट स्पॉट्स थे। तो को डोमिनेंस का मतलब क्या है? को का क्या मतलब है? साथ में। ठीक है, यानी कि ये दोनों गुण क्या हो गए? साथ में दिख गए, है ना। ये दोनों गुण क्या हो गए? ये दोनों गुण जो है साथ में दिख गए। ठीक है, सो कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस दोनों जो थे वो मेंडल के लॉज का अपवाद हैं। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन, यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन। कोडोमिनेंस और कौन सा तुम्हारा? कोडोमिनेंस के साथ साथ इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है किसका एक्सेप्शन है? अपवाद है। ओके, एक्सेप्शन है, अपवाद है तुम्हारे किसके लॉ का? बताओ, मेंडल के लॉ का। ठीक है, फाइन। अब इसी कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है तुम्हारा ब्लड ग्रुप, इसी कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है तुम्हारा ह्यूमंस का ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब आओ, बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं ब्लड ग्रुप के बारे, और तुमको अभी क्वेश्चंस भी करा रही हूं ब्लड ग्रुप के। ठीक है, कि ब्लड ग्रुप में अगर मदर का ब्लड ग्रुप ये है, फादर का ब्लड ग्रुप है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ठीक है, सो कोडोमिनेंस की जब हम बात करते हैं, सह प्रभाविता की बात करते हैं, तो ब्लड ग्रुप तुम्हारा कैसे इनहेरिट होता है? वो भी हमें कोडोमिनेंस के द्वारा ही इनहेरिट होता है। ठीक है, कोडोमिनेंस ही जो है उसमें एक रोल अदा करता है तुम्हारा। ठीक है, चलो, अब ब्लड ग्रुप तुम्हारे कितने तरीके के हैं? ए बी और ओ। ठीक है, हम एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं। तुमको मैंने बताया ब्लड ग्रुप के बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, बट यहां पे हम इन्हीं ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं। ठीक है, ए बी एंड ओ, इन 4 ब्लड ग्रुप्स के बारे हम बात कर रहे हैं। 1 2 3 4, सो 4 ब्लड ग्रुप्स के बारे बात कर रहे हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम की। ठीक है, ओके। अब देखो, अब इसको हम लिखते कैसे हैं? ठीक है, इसको हम लिखते कैसे हैं? 4 ब्लड ग्रुप, यस, 4 अकॉर्डिंग टू द एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। सिर्फ हम एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, चलो, बेटा यूपी पीसीएस का क्लास नहीं है श्रुति, ये इन जनरल मेरा बायो स्पेशल का क्लास है। मैं आपको बता रही हूं कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वेरियस डिफरेंट एग्जाम्स में। ठीक है, डिफरेंट एग्जाम्स में किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो,
यस, तो अब जब हम ए ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो क्या होगा, इसको लिखने के क्या तरीका है बेटा, इसको लिखने का एक तो ये तरीका है और एक ये तरीका है। अब मैं तुमको समझा रही हूं कि हमने ऐसा लिखा क्यों, ठीक है, हमने इसको ऐसे लिखा क्यों, ठीक है। सो ये बात हम बता रहे हैं कि जो हम ब्लड ग्रुपिंग लिखते हैं उसको लिखने का हमारा तरीका क्या क्या है, ठीक है। चलो, हाँ, अभी हम उसकी बात नहीं करें बेटा, ब्लड डोनेशन उसकी बात नहीं कर रहे, वो हम ब्लड चैप्टर में बात करेंगे। हम ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस की बात करेंगे कि ब्लड ग्रुप है वो कैसे आता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे मैं पढ़ाती हूँ तो बच्चे कहते हैं मैम यहाँ पे बता दीजिए, बट बिना जेनेटिक्स के वो चीज समझ नहीं आएगी, ठीक है। जब तक आप जेनेटिक्स नहीं पढ़ो वो चीज आपको समझ नहीं आएगी। चलो, तो कोड, अरे ये क्या हो गया, कहाँ चला गया, अरे अभी तो लिखा था ना मैंने, मिट गया क्या? चलो भाई दोबारा लिख देते हैं, ए बी और ओ, ठीक है। तो अब ए ब्लड ग्रुप को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, ए ब्लड ग्रुप को लिख सकते हैं इस तरह से। इसका क्या मतलब है कि कोडोमिनेंस, जब दोनों क्या हो, जब दोनों, देखो जो हमारा ब्लड ग्रुप है दोनों फादर और मदर से दोनों हमें जो मिला है वो क्या मिला है, ए। अगर हम ए ब्लड ग्रुप की बात करें तो हमें फादर से भी यही वाला जीन मिला है, मदर से भी यही वाला जीन मिला है, ठीक है। फादर से भी यही वाला जीन, बेटा मैं यही इसलिए लिख के बता रही हूं, फादर से भी यही वाला जीन मिला है, मदर से भी यही वाला जीन मिला है, ठीक है, फाइन। अब देखो बी की अगर हम बात करें तो हमें फादर से भी यही वाला जीन मिला है, मदर से भी यही वाला जीन मिला है, ठीक है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी हो तो क्या है, फादर से ए मदर से बी, या उल्टा मदर से ए फादर से बी, ठीक है, फाइन। चलो, अब अगर ओ की हम बात कर रहे हैं तो दोनों से हमें क्या मिला है, दोनों से ओ मिला है। चलो आई नहीं लिखो, ओ लिख दो। चलो एक सेकेंड, देखो यहां पे दोनों से हमें क्या मिला है, दोनों से हमें ओ मिला है, ठीक है, फाइन। चलो अब देखो, ये तो हमने बात कर ली कि दोनों से मिला है। ए ब्लड ग्रुप आपका तब भी हो सकता है जब आपको एक से ए मिला हो और एक से ओ मिला हो, ठीक है। आपका ब्लड ग्रुप ए तब भी हो सकता है जब आपको किसी एक से ए मिला हो और दूसरे से ओ मिला हो, क्योंकि ओ के पास क्या है, ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं है। ओ ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसके पास क्या है, कोई भी एंटीजन नहीं है, ठीक, ओके। अब बी को भी तुम इसी तरीके से लिख सकते हो, आई बी एंड आई ओ, ठीक है। लेकिन ए बी को तो तुम ए और बी तभी लिखोगे, है ना। ए बी को तो तुम इसी तरह से लिखोगे, ठीक है, ए एंड बी, क्योंकि एक मदर से और एक फादर से। और ओ को भी तुम इसी तरह से लिखोगे, है ना। ओ लिखने का भी एकमात्र यही तरीका है, फाइन। चलो अब देखो, अब हम लोग बनाते हैं इसके क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसके हम क्वेश्चंस बना रहे हैं तो वो क्वेश्चन के माध्यम से और चीजें क्लियर होंगी। देखो, अगर मैंने कह दिया कि किसी के फादर का ब्लड ग्रुप है ए और मदर का ब्लड ग्रुप है ओ, मदर का ब्लड ग्रुप है ओ, तो बच्चे यानी चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होगा, बच्चे यानी चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ। कॉपी लो और क्या करो, कॉपी लो और क्रॉस बनाओ मेरे साथ, ठीक है। देखो क्या किया, फादर का ब्लड ग्रुप ए है, यानी कि ए को हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना, या कैसे लिख सकते हैं, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। दोनों वेज हैं इसके इनहेरिटेंस के, इसके इनहेरिटेंस के दोनों क्या हैं, तरीके हैं। मदर का ब्लड ग्रुप है ओ, मदर का ब्लड ग्रुप है ओ, तो इसको तो हम ऐसे ही लिखेंगे, इसको तो हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। चलो अब बनाओ तुम क्रॉस, अब बनाओ तुम क्रॉस। चलो इन दोनों कंडीशन का क्रॉस बनाते हैं। एक साइड में हम लिख देते हैं फादर और एक साइड में हम लिख देते हैं क्या, मदर, एक साइड में हम लिख देते हैं मदर, ठीक है। फादर का हमने ले लिया ये वाला आई ए, मदर यानी माँ का हमने, मदर का तो ब्लड ग्रुप ओ ही है, तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया, ठीक है, हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। तो क्या हो गया, आई ए आई ओ, आई ए आई ओ, यानी कि इसके अकॉर्डिंग बच्चे का ब्लड ग्रुप आएगा ए,
है ना। इस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग बच्चे का ब्लड ग्रुप आएगा ए। ठीक है, अब आओ बेटा इस कॉम्बिनेशन पे। ठीक है, क्योंकि ये भी एक तरीका है जिससे आपका ए ब्लड ग्रुप हो सकता है। ठीक है, अब आओ इस वाले कॉम्बिनेशन पे। चलो, आई ए आई ओ, और यहां पे मदर का तो आई ओ ही है। ठीक है, तो आई ए आई ओ आई ओ आई ओ। चलो, तो इस केस में क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, यहां पे ब्लड ग्रुप क्या हो गया, यहां पे ओ आ गया। तो बच्चे का ब्लड ग्रुप या तो ए होगा या तो ओ होगा। ठीक है, बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ होगा या तो ए होगा। ठीक है, फाइन। इस तरीके से आप जो है क्वेश्चंस अपने सॉल्व कर सकते हो। ठीक, ओके। तो बच्चे का ब्लड ग्रुप या तो ए होगा या तो ओ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो मैं आपको दे रही हूं क्वेश्चन और आप लोग क्या करोगे, आप लोग उसको सॉल्व करोगे अपने कॉपी और पेन पे, पेन के साथ। ठीक है, चलो। फादर का ब्लड ग्रुप है ए बी, मदर का ब्लड ग्रुप है बी, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। चलो पहले तुम सॉल्व करो, आंसर दो मुझे, फिर मैं यहां पे सॉल्व करती हूं। चलो। मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से। बेटा ब्लड ग्रुप की क्लास अभी नहीं है। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब है कि उसमें RH जो एंटीजन है, जिसको हम डी एंटीजन कहते हैं, वो एंटीजन है। ठीक है, इसीलिए पॉजिटिव होता है, और जब वो नहीं होता तब हम कहते हैं ये ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। ठीक है, चलो तुम्हारे आंसर्स आ रहे हैं। तुम्हारे आंसर्स जो है वो आ रहे हैं मेरे स्क्रीन पे। ए बी या बी। चलो अब मैं बनाती हूं क्रॉस। ठीक है, तो ए बी लिखने का तो भाई यही तरीका है ना। बी कैसे लिखोगे, बी कैसे लिखोगे, बी लिखने के दो तरीके है ना। बी लिखने के दो तरीके, कोडोमिनेंस का हम प्रिंसिपल ब्लड ग्रुप में फॉलो करते हैं। चलो आ जाओ, पहले कॉम्बिनेशन से बनाएं, पहले कॉम्बिनेशन से बनाते हैं। ठीक है, मैं पूरा क्रॉस तुम लोगों को बना के दिखा दे रही हूं ताकि पहली बार भी जो बच्चे बना रहे हो उनको क्लियर हो जाए। क्या है, क्या आया यहां पे, ए बी आया, और क्या आया, ए बी आया और साथ में बी भी आ गया, है ना। ए बी आया और साथ में क्या आ गया बेटा, बी भी आ गया। ठीक है, चलो अब इस कॉम्बिनेशन से बनाओ। ये कॉम्बिनेशन तुम्हारा है ही, फादर का आई ए, फादर का ए बी ब्लड ग्रुप है, मदर का हमने ये वाला ले लिया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग भी क्या है, ए बी है, साथ में ए भी है और बी भी है। यानी यहां पे बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा, यहां पे बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा और ए बी आ जाएगा। यहां पे बच्चे का क्या ब्लड ग्रुप आ जाएगा, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा और ए बी आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों के तीनों बच्चे के ब्लड ग्रुप आ जाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस आपको क्रॉस बनाना है। आपको याद रखना है कि आपको इसको लिखना कैसे है, क्या कंडीशन है और क्या है, आपको सीधे क्या है क्रॉस बनाना है। ठीक है, तो बच्चे का कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है, या तो ए हो सकता है, या तो बी हो सकता है, या तो ए बी हो सकता है। ठीक है, फाइन। यस, तो आप लोग जो ओ कह रहे थे वो गलत कह रहे थे, ओ ब्लड ग्रुप नहीं होगा इसमें। ठीक, ओके। और क्वेश्चंस करें ब्लड ग्रुप के या आगे चलें, जल्दी जल्दी बताओ। और क्वेश्चंस करें ब्लड ग्रुप के या आगे चले, फटाफट से सब लोग बताओ, बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा स्पीड में, जल्दी जल्दी से बताओ।
फटाफट से बताओ। आगे चलें, आगे चलें, चलो। अच्छा और कराएं, चलो। कुछ बच्चे कह रहे हैं चलिए, कुछ कह रहे हैं कराओ, चलो। एक दो और करते हैं, ठीक है, एक दो और करते हैं फिर आगे चलते हैं। आ जाओ, चलो एक दो और करते हैं फिर आगे चलते हैं, ठीक है। आ जाओ, देखो फादर का ब्लड ग्रुप क्या है? फादर का ब्लड ग्रुप है, क्या लिखें, क्या लिखें क्वेश्चन? मेंडल ने वो प्लांट क्यों चुना? सागर कुमार बेटा ये बात हम कल से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, तो आप कल की क्लास अटेंड करो। वर्णांधता बेटा कलर ब्लाइंडनेस को कहते हैं, ठीक है, आएंगे उस पे भी आएंगे जेनेटिक्स चैप्टर में, ठीक है, उस पे भी आएंगे जेनेटिक्स चैप्टर में, ठीक है। फादर मदर एंड चाइल्ड, चलो क्या करें? फादर ए मदर बी, बच्चा क्या होगा? फादर ए मदर बी, बच्चा क्या होगा? चलो, अच्छा फादर ओ मदर ए बी, ठीक है, चलो भाई ट्विंकल की बात मान लेते हैं। फादर ओ मदर ए बी, ये कॉम्बिनेशन करा तो नहीं चुकी हूं? नहीं, फादर ओ मदर ए बी, तुमने आसान वाला चुना है नहीं ट्विंकल, कि एक ही क्रॉस में बात निपट जाए। चलो फादर ओ मदर ए बी, चलो ठीक है। ओ को कैसे लिखेंगे? ओ को तो ऐसे ही लिखेंगे, है ना। ए बी को कैसे लिखेंगे? ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। चले क्रॉस बनाए, आ जाओ सब। क्या होगा? क्या होगा? ए एंड बी, ठीक है। बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए और बी, ठीक है। बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा बेटा? ए और बी, ठीक, ओके। आगे चले, ए और बी, ठीक। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ। ब्लड ग्रुप वाली चीज हमने पढ़ ली। मेंडल के दो एक्सेप्शंस क्या हैं तुम्हें पता है? कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मेंडल के लॉ के दो एक्सेप्शन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, ठीक है। चलो आगे चलो, फटाफट से बताओ क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। यस जल्दी जल्दी से बताओ क्या होगा। ईच सेल नॉर्मली कंटेन्स कितने क्रोमोसोम्स? यस 23 या 23 कितने, क्या होगा, क्या आंसर होगा? 23 पेयर्स, यानी टोटल ऑफ 46, है ना। टोटल ऑफ 46 यानी कि 23 पेयर्स। तभी मैंने कहा था क्वेश्चन में पढ़ लेना, पेयर्स लिखा है, जोड़े लिखा है या टोटल लिखा है, ठीक है। पेयर्स लिखा है या टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स लिखा है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? ये है तुम्हारी क्रोमोसोम, ये है तुम्हारी गुणसूत्र, ठीक है। क्रोमोसोम और जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। ये क्या है बेटा? ये क्रोमोसोम के क्या है? अलग अलग आर्म्स हैं, ठीक है। अलग अलग क्या है? आर्म्स हैं। और ये जहां पे जुड़ते हैं इस जगह को हम क्या कहते हैं? इस जगह को हम कहते हैं सेंट्रोमियर, यानी कि गुणसूत्र बिंदु, ठीक है। जहां पे ये क्रोमोसोम्स के आर्म्स जुड़ते हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर, यानी कि गुणसूत्र बिंदु, ठीक है। गुणसूत्र बिंदु, फाइन, ठीक। क्रोमोसोम आपको पता है कि सेल डिवीजन के टाइम में, कोशिका विभाजन के टाइम में किसमें बदल जाता है? क्रोमैटिड बदल जाता है क्रोमोसोम में, ठीक है। क्रोमैटिड बदल जाता है किसमें? क्रोमोसोम में, ठीक है, फाइन, ओके। कहां पाया जाता है बेटा? न्यूक्लियस में, ठीक है।
ओके चलो, अब देखो बेटा, ये है तुम्हारे क्रोमोसोम का एक स्ट्रक्चर, ठीक है, और क्रोमोसोम कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम का ये जो हिस्सा तुम्हें छोटा दिख रहा है उसको हम लिखते हैं शॉर्ट आर्म। क्या लिखते हैं? शॉर्ट आर्म। और ये हिस्सा जो तुम्हें लंबा दिख रहा है वो है लॉन्ग आर्म, ठीक है। दोनों कहां पे जुड़ते हैं? दोनों जुड़ते हैं सेंट्रोमियर में, यानी गुणसूत्र बिंदु पे, ठीक है। दोनों चीजें जुड़ती हैं तुम्हारी सेंट्रोमियर पे। अब इसी सेंट्रोमियर के आधार पे क्रोमोसोम्स 4 तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं? क्रोमोसोम्स हो सकते हैं 4 टाइप्स के, ठीक है। देख रहे हो यहां पे क्या है? ये सेंट्रोमियर दोनों बिल्कुल बीच में है और दोनों आर्म्स क्या है? दोनों आर्म्स बिल्कुल बराबर हैं, ठीक है। जब सेंट्रोमियर बीच में है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मेटासेंट्रिक, यानी मध्य केंद्र गुणसूत्र। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जब क्या बीच में है? सेंट्रोमियर जो उनको जोड़ता है, ठीक है। जब ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, यानी ये आर्म है शॉर्ट आर्म, ये आर्म है लॉन्ग आर्म, तो ये क्या कहलाया? सब मेटासेंट्रिक, यानी उपमध्य केंद्र, ठीक है, उपमध्य केंद्र, ठीक है। और उससे आगे हो गया तो क्या कहलाया? एक्रोसेंट्रिक, यानी अग्र केंद्री। और इससे आगे हो गया तो क्या कहलाया? एक्रोसेंट्रिक, यानी कि क्या हो गया? अग्र केंद्री, ठीक है। और यहां पे टीलोसेंट्रिक में क्या है? बिल्कुल लास्ट में हो गया, ठीक है। टीलोसेंट्रिक मतलब क्या है? बिल्कुल इधर हो गया। ये क्या कहलाया? अंत केंद्री गुणसूत्र। ये क्या कहलाया? अंत केंद्री गुणसूत्र। टीलोसेंट्रिक यानी अंत केंद्री गुणसूत्र। तो ये 4 तरह के क्या हैं? क्रोमोसोम्स हैं, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक है, यानी गुणसूत्र बिंदु के पोजीशन के हिसाब से, ठीक है। अब तुमको पता है हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स हैं? हमारे पास है अ टोटल ऑफ 46 क्रोमोसोम्स। हमारे पास कितने हैं? 46, यानी 23 जोड़े। पहला जो 22 जोड़ा है, फर्स्ट 22 पेयर्स, पहले जो 22 जोड़े हैं वो सेम होते हैं मेल में और फीमेल में, ठीक है। पहले 22 जोड़े सेम हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, और वो कहलाते हैं ऑटोजोम, ठीक है, ऑटोजोम। जो 23वां क्रोमोसोम है, जो 23वां जोड़ा है, जो 23rd पेयर है, वो कहलाता है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। वो क्या कहलाता है? सेक्स क्रोमोसोम। और वही डिसाइड करता है क्या कि कोई मेल है या कोई फीमेल है। और ये जो सेक्स क्रोमोसोम है ये कहलाता है एलोजोम। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एलोजोम। सो ऑटोजोम एंड एलोजोम। ऑटोजोम क्या है? सेम है, ठीक है। 22 जोड़े यानी 44, और ये जो लास्ट पेयर है, जो 23वां जोड़ा है, जो 23rd पेयर है, वो क्या कहलाता है? दैट इज योर सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। चलो अब देखो, बताओ, जल्दी जल्दी आंसर दो इस क्वेश्चन का, फटाफट से आंसर दो। बहुत आसान क्वेश्चन है, बचपन से पढ़ते आए हो इन चीजों को। जल्दी जल्दी आंसर करो, फटाफट से आंसर करो, बहुत जल्दी जल्दी। क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? मेल्स की बात कर रहा है, मेल्स में। अरे आंसर तो इसमें से तो बताओ। सब अलग ही अपना आंसर दे रहे हैं, इसका तो आंसर बताओ, क्या आंसर होगा? Yes, what will be the answer? The answer will be none of the above. इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, अब देखो बेटा, अब यहां लिखते हैं मेल, यहां लिखते हैं फीमेल, ठीक है। यहां लिखते हैं मेल, यहां लिखते हैं फीमेल, ठीक है, फाइन। अब मेल के पास 22 तो होंगे ही क्रोमोसोम्स, फीमेल के पास भी 22 क्रोमोसोम्स तो होंगे ही, 22 जोड़े, ठीक है, 22 नहीं 22 जोड़े, ओके, 22 जोड़े। अब मेल के पास जो 23rd पेयर है, जो 23वां जोड़ा है, वो है XY, और फीमेल के पास क्या है? फीमेल के पास है XX, ठीक है, फीमेल के पास क्या है? XX,
ठीक है, फीमेल के पास है तुम्हारा XX, ठीक है। तो ये 22 जोड़े बेटा सेम हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, ये 22 सेम है। ये 23वां जोड़ा जो 23rd पेयर है, यही क्या है, इसी का मेन क्या है, इसी का मेन डिफरेंस है, ठीक है, फाइन। अब देखो क्या होगा, अब जो तुम लोग पूछते हो ना कि मैम सेक्स ऑफ द बेबी कैसे डिटरमिन होता है, ठीक है, अब तुम खुद सोच के देखो, फीमेल के पास क्या है, फीमेल के पास तो सिर्फ X क्रोमोसोम है ना, फीमेल के पास तो Y है ही नहीं, फीमेल के पास तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, X है, ठीक है, सिर्फ फिर क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, X है, ठीक है, फाइन। तो कौन डिसाइड करेगा सेक्स ऑफ द चाइल्ड? जो बच्चा है, जो होने वाला बच्चा है, वो क्या है, लड़का होगा या लड़की होगा, ये कौन डिसाइड करेगा तुम्हारे अकॉर्डिंग? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, पहले जल्दी जल्दी बताओ ये बात, कोई बता ही नहीं रहा है। देखो, अगर हम सिर्फ क्रोमोसोम में रह के बात करें, सिर्फ हम क्रोमोसोम की बात करें, तो आप ये बात कह सकते हो कि मेल डिसाइड करेगा, है ना, क्योंकि फीमेल तो सिर्फ X ही देगी, है ना, फीमेल तो सिर्फ X देगी, आइडियली देखा जाए तो मेल डिसाइड करता है, ठीक है। तो लड़की को दोष देना तो गलत है ना, लड़की को दोष देते हैं ना, छोटे शहर में क्या बड़े शहर में भी देते हैं, अनपढ़ क्या पढ़े लिखे लोग भी देते हैं कि लड़की सिर्फ बेटी पैदा कर रही है, बेटी पैदा कर रही है, ठीक है, उसमें पता नहीं क्या गुनाह कर रही है, मुझे ये बात आज तक समझ नहीं आई। एनीवे, जो लोगों की मानसिकता है, जो सोच है, इवन पढ़े लिखे लोगों की जो सोच है कि क्या सिर्फ लड़की अगर हो रही है तो उसमें औरत की गलती है, ठीक है। तो देख लो भाई, फीमेल तो सिर्फ X दे सकती है, ये Y तो मेल के पास है ना, ये Y तो मेल के पास है, ठीक है। ये मैं बात कर रही हूं एक फेमिनिस्ट लहजे से। अगर मैं साइंटिफिक टर्म में बात करूं बेटा, तो सेक्स ऑफ द चाइल्ड ना तो मेल डिसाइड कर सकता है ना फीमेल डिसाइड कर सकती है, ठीक है। अगर मैं एक साइंटिफिक तरीके से बात करूं, बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, साइंस से बात करूं, तो ना तो वो मेल डिसाइड कर सकता है ना फीमेल, क्योंकि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, जब संभोग होता है और जब इजैक्यूलेशन होता है, तो उसमें इतने मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं। क्या मेल का कंट्रोल होगा कि वो कौन सा स्पर्म को फ्यूज कराए? क्या मेल का कंट्रोल होगा कि वो X वाले को करवाए या Y वाले को करवाए? इतने मिलियंस में क्या ये मेल का कंट्रोल है? किसी का भी कंट्रोल नहीं है। तो आइडियली किसी को भी गलत कहना या किसी को भी कहना कि तुम्हारी गलती है, ये गलत बात है, क्योंकि ना तो मेल का कंट्रोल है ना तो फीमेल का कंट्रोल है इस चीज पे, ठीक है, ओके। फीमेल का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि फीमेल के पास सिर्फ X है, और मेल का भी कंट्रोल नहीं है इस चीज पे, ठीक है। क्या मेल चूज करेगा इतने में कि तुम जो है सिर्फ मैं अपना सिर्फ जो है Y वाला क्रोमोसोम जो है उसको ये करवाऊंगा, ठीक है, नॉट पॉसिबल, फाइन। सो ना तो मेल रिस्पॉन्सिबल है ना तो फीमेल रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। अब देखो क्या होगा, मेल ने दे दिया XY, ठीक है, फीमेल ने दे दिया XX, ठीक है। चलो इसी का तुम बनाओ पुनेट स्क्वायर से, ठीक है, इसी को अगर तुम बनाओगे बेटा पुनेट स्क्वायर से, तो तुम देख रहे हो मैटर ऑफ फैक्ट है, XX हो गया तो लड़की हो गई, XX हो गया लड़की हो गई, XY हो गया तो लड़का हो गया, XY हो गया तो लड़का हो गया। 50% चांस है किसके, मेल के और फीमेल के, ठीक है। तो एक्चुअली किसी का भी दोष नहीं है, ये चीज किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, ना तो वो मेल के कंट्रोल में है ना तो वो फीमेल के कंट्रोल में है, ठीक है, फाइन। चले आगे चले, चलो भाई अभी और बाकी है क्लास बाकी है तुम्हारी। चलो अब हम क्रोमोसोम से जुड़ी कुछ डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम से जुड़ी कुछ बीमारियों की बात करते हैं, क्रोमोसोम से जुड़ी कुछ डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, ठीक है। ट्रांसजेंडर पे देवीलाल कुमार में एक सेशन अलग लेने वाली हूं, क्योंकि ट्रांसजेंडर कैसे होता है, जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, ये जो है एक तो देखो तुम्हारे एग्जाम वाले सिलेबस में आता नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए अभी जो है हम अपने जो क्लास का टाइम नहीं है करके अलग से उसका हम एक सेशन लाएंगे, ठीक है, इन चीजों का अलग से हम एक सेशन लाएंगे, आप लोगों को जरूर एक्सप्लेन करूंगी ट्रांसजेंडर वाली चीज, ठीक है, फाइन। चलो अब देखो हम क्रोमोसोम से रिलेटेड कुछ बीमारियों की बात कर रहे हैं, क्रोमोसोम से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, और सबसे पहले क्या हम बात करेंगे, जिस बीमारी की बात करेंगे वो है डाउन सिंड्रोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तुम लोगों को पता है क्या ये बात कि क्या कहते हैं, हमें
23 जोड़े मम्मी से मिलता है, 23 जोड़े पापा से मिलता है, तभी तो हमारे पास 46 क्रोमोसोम है ना। हम लोगों के पास बेटा कितने क्रोमोसोम्स हैं? एक सेकंड रुक जाओ, तो मैं ब्लैंक स्लाइड पे पहले मैं ये चीज एक्सप्लेन कर दूं। एक सेकेंड, बस एक सेकेंड। देखो हमें क्या होता है, हमें जो है टोटल ऑफ हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, जिसमें कि 23 मिलता है मम्मी से, 23 मिलता है पापा से, मम्मी से, और 23 मिलता है पापा से। ठीक है, यानी कि हर क्रोमोसोम में हमारी 2 कॉपी है ना। हर क्रोमोसोम में हमारी 2 कॉपी है, इस तरीके से, है ना। एक मम्मी से और एक पापा से। ठीक है, एक मम्मी से और एक पापा से। ठीक है, फाइन। लेकिन डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? डाउन सिंड्रोम में जो 21वां क्रोमोसोम है, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जो तुम्हारा 21वां क्रोमोसोम है, जो 21st क्रोमोसोम है, वहां पे 2 की जगह नहीं, 2 नहीं 3 कॉपी बन जाती है। ओके, वहां पे क्या होता है, 2 की जगह क्या नहीं, 3 कॉपी बन जाती है। ठीक है, 2 की जगह 3 कॉपी बन जाती है, और ये चीज क्या कहलाएगी? ठीक है, ये चीज कहलाती है ट्राइसोमी। ट्राइसोमी, ट्राई का मतलब क्या है? 3, यानी कि 21वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होनी चाहिए। यहाँ पे 2 कॉपी, एक मम्मी से और एक पापा से, लेकिन यहाँ पे 21वें क्रोमोसोम की होनी चाहिए 2 कॉपी, लेकिन 21वें क्रोमोसोम की 3 कॉपी होती है। यही चीज कहलाती है ट्राइसोमी, और ये किसका फीचर है? डाउन सिंड्रोम का फीचर है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम जो है बेटा, एक साइंटिस्ट थे लैंगडन डाउन, उन्होंने इसकी खोज की थी, इसीलिए क्या, इसीलिए इसका नाम रखा गया था डाउन के नाम पे, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, 21वें क्रोमोसोम, आपको क्रोमोसोम याद रखना है, क्रोमोसोम नंबर 21 की एडिशनल कॉपी बन जाती है। अब आओ लक्षण डाउन सिंड्रोम के बच्चे की। ठीक है, ये आओ लक्षण, ये किसका है? ये एक डाउन सिंड्रोम का बच्चा है। तो डाउन सिंड्रोम के बच्चे की अगर हम बात करें, तो सबसे ज्यादा उसका फीचर, उसके फीचर को ही आपको देख के पता चल जाएगा कि हाँ, ये एक डाउन सिंड्रोम से पीड़ित क्या है? बच्चा है। राइट, फाइन। और क्या है? इसके हार्ट में दिक्कत होगी। ठीक है, हार्ट यानी हृदय की इसको बहुत सारी मुसीबतें होंगी। और क्या होगी बेटा? क्रोमोसोम नंबर 21 की, ट्विंकल। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 21 की। ठीक है, फाइन। चलो, मैं सिर्फ बेटा जेन्युइन कमेंट्स का आंसर करती हूं, बार बार बोल दूं आप लोगों को, कॉपी पेस्ट वाले कमेंट्स का नहीं। ठीक है, चलो, हिंदी में पढ़ाओ प्लीज बेटा, एकदम हिंदी बोल रहे हैं, शुद्ध हिंदी। मतलब तुम ये बोलते हो तो मुझे भी लगता है मैं किस लैंग्वेज में बोलूं। एकदम हिंदी ही तो बोल रहे हैं। डाउन सिंड्रोम, अब डाउन का नाम ड्राउन ही है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम क्योंकि वो डाउन नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था। ठीक है, तो वो साइंटिस्ट का नाम तो नीचे नहीं लिख दोगे ना, क्योंकि उसका नाम डाउन है। ठीक है, चले, दीपक प्रकाश, चलो, नीट यूजी भी करा दीजिए मैम प्लीज। मनोज बेटा, हम जितना आपको पढ़ा दे रहे हैं ना, नीट यूजी के लेवल का फाउंडेशन कोर्स तो बिल्कुल है। ठीक है, बिल्कुल तुम्हारा फाउंडेशन कोर्स है ये नीट यूजी का। ठीक, ओके, चलो। अब देखो, डाउन सिंड्रोम की हम बात कर रहे थे, तो डाउन सिंड्रोम में जो आंखें होंगी वो इस तरह से स्लांटेड होंगी। ठीक है, ये जो होगा ये इस तरीके से ऐसे स्लांटेड होगा। ठीक है, ये इसका फीचर होता है। फाइन। और क्या होगा इसका फीचर? कि इसका जो मेंटल लेवल है, जो आईक्यू है, वो आईक्यू क्या होगा? वो आईक्यू कम होगा। ठीक है, वो आईक्यू क्या होगा? वो आईक्यू जो है वो कम होगा। ठीक है, सो डाउन सिंड्रोम की ये कुछ क्या है? निशानियां हैं। ठीक है, मैम उर्दू में बोल दो। सही बात है, अब यही लग रहा है, उर्दू में बोल दो। चलो, चले। सो डाउन सिंड्रोम की बात की। अब एक ऐसा ही और सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम। ठीक है, एक ऐसा ही और सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम। ठीक है, चलो। सो पटाउ सिंड्रोम क्या है? पटाउ सिंड्रोम भी ट्राइसोमी है, लेकिन कौन से की? पटाउ सिंड्रोम ट्राइसोमी है 13वें क्रोमोसोम की, ट्राइसोमी ऑफ 13th क्रोमोसोम, 13वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी। ठीक है, यानी कि तुम देख रहे हो ये पूरे क्रोमोसोम की पिक्चर दी हुई। अच्छा, एक और पॉइंट सुन लो बेटा, एक और पॉइंट सुन लो। ये जो है बेटा, ये जो तुमको ये दिख रहा है, ये जो पिक्चर दिख रही है, इसका भी नाम है। क्रोमोसोम को जो हम इस तरह से दिखाते हैं, इसका नाम है कैरियोटाइप।
क्रोमोसोम को इस तरह से जो हम फोटो में दिखाते हैं उसका नाम है कैरियोटाइप। यस, बर्थ से पहले पता चल सकता है, बता रही हूँ प्रवीण गौतम, मैंने ऐसे अपने यूट्यूब सेशन में आपको ये बात बता रखी है कि कैसे पता चलता है। ठीक है, तो ये जो तुम क्रोमोसोम्स की तरह से फोटो देख रहे हो, ठीक है, तुम्हें पता है 23 क्रोमोसोम है। हर क्रोमोसोम जो है क्या है, जोड़ी में होता है। 23 पेयर है ना, 23 जोड़ी है। हर क्या है, किस में होता है, जोड़े में होता है। लेकिन देख रहे हो यहाँ पे 13वें क्रोमोसोम में क्या है, 13वें क्रोमोसोम में 3 है, 1 2 3। तो यहाँ पे क्या है, ट्राइसोमी ऑफ द 13th क्रोमोसोम। ये है तुम्हारा पटाउ सिंड्रोम। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा पटाउ सिंड्रोम। ठीक, ओके। ऐसा ही एक और सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक है, ऐसा ही कौन सा सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या है, ट्राइसोमी ऑफ द 18th क्रोमोसोम। तुमको बस इसका क्रोमोसोम का नंबर याद रखना है। ठीक है, अगर हम फीचर की बात करें बेटा, तो फीचर की इनकी यही बात है। अब जैसे मैं बात करूं एडवर्ड और पटाउ सिंड्रोम की, तो ये इतने क्या कहते हैं, इतने अभी तक हमारे साइंस की नाकामयाबी है कि बहुत हद तक हम इन बच्चों को नहीं बचा पाते, और लाइफ के फर्स्ट ईयर के अंदर, मतलब 1 साल के अंदर ही इन बच्चों की मृत्यु हो जाती है मोस्ट केसेस में। ठीक है, अधिकतर केसेस में जो है 1 साल के अंदर ही, बच्चा 1 साल का होता भी नहीं है और उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, फाइन। सो एडवर्ड सिंड्रोम किसका ट्राइसोमी है, 18वां। पटाउ किसका है, 13वां। डाउन सिंड्रोम किसका है, 21वां का। ठीक है, डाउन सिंड्रोम किसका है, 21वें का। ठीक है, फाइन। चलो अब हम बात करते हैं बेटा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की। बिहार एसआई में आया हुआ क्वेश्चन, बिहार एसआई मेंस में इस बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है। अब तुमको पता है कि तुम्हारे पास हैं 46 क्रोमोसोम्स। तुम्हारे पास कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से जो पीड़ित होता है, जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से पीड़ित होता है, उसके पास हैं 47 क्रोमोसोम्स। ठीक है, कितने हैं, 47 क्रोमोसोम्स। ठीक है, और जो इससे पीड़ित होता है वो क्या है, वो मेल है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हमेशा किस में होता है, मेल में होता है, यानी पुरुष में होता है। ठीक है, मेल में होता है यानी कि पुरुष में होता है। यहां पे 47 क्रोमोसोम है। ठीक है, 47 का मतलब क्या है बेटा, 22 तो होगा ही। ठीक है, मेल है तो XY होगा ही। ठीक है, ये तो भाई 46 क्रोमोसोम्स हो गए, है ना। ये तुम्हारा नॉर्मल मेल हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा नॉर्मल मेल हो गया। लेकिन जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में मेल होता है उसके पास 47 क्रोमोसोम है, तो तुम उसको कैसे लिखोगे, हाँ, उसको तुम लिखोगे 22 प्लस XXY। ठीक है, क्योंकि यहां पे जो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा बचा, क्योंकि यहां पे जो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा बचा वो है X क्रोमोसोम। ठीक है, वहां यहां पे जो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आया वो क्या है, X क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये है तो मेल, ये है तो मेल, लेकिन क्या है, इसमें भी क्या है, लड़कियों वाले गुण हैं। ठीक है, ये है मेल, बस इसमें भी क्या है, इसमें जो है लड़कियों वाले गुण हैं। ठीक है, ऐसा मेल जिसके पास क्या है, फीमेल फीचर्स हैं, जैसे इसके ब्रेस्ट होंगे, इसके क्या होंगे, ब्रेस्ट होंगे, है ना। आमतौर पे ब्रेस्ट यानी स्तन जो है फीमेल का फीचर है, लेकिन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से जो पीड़ित जो मेल होगा उसके क्या होंगे, ब्रेस्ट होंगे। और आपको पता है जब मेल में ब्रेस्ट हो तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं गायनेकोमास्टिया। नया टर्म आप लोगों के लिए। अब इसका हिंदी मत पूछना क्योंकि इसका हिंदी मुझे नहीं आता। ठीक है, बहुत फ्रैंकली बता रही हूं, इसका हिंदी मुझे नहीं आता। बेटा ट्रांसजेंडर एक अलग कॉन्सेप्ट है, उस पर मैं अलग आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, वो SRY जीन बहुत अलग अलग चीज है अमन। ठीक है, थोड़ा सा डीप लेवल पे जाके है। ओके फाइन। सो मेल में जब ब्रेस्ट आते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, गायनेकोमास्टिया। इसकी हिंदी मुझे नहीं आती, बार बार बोल रही हूं, मत पूछना, मुझे नहीं पता। गायनेकोमास्टिया इज व्हेन अ मेल हैज ब्रेस्ट। ठीक है, मेल के पास फीमेल वाले फीचर हैं। ठीक है, आमतौर पे मेल की बॉडी हेयर ज्यादा होती है, फीमेल की बॉडी हेयर कम होती है। ठीक है, लेकिन जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से पीड़ित है, जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से पीड़ित है, उसमें क्या है, उसका क्या है, उसके मेल की बॉडी में बॉडी हेयर कम है फीमेल की तरह। ठीक है, मेल की बॉडी में क्या है, बॉडी हेयर कम है फीमेल की तरह। तो ऐसा मेल है जिसके पास क्या है,
फीमेल फीचर है। यस, गायनेको इज अ फीमेल, राइट। गायनेको जो है एक फीमेल वर्ड है, गायनी मीन्स फीमेल से रिलेटेड, ठीक है। चले, सो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की हमने बात की, XXY, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो मेल्स होते हैं ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये जो मेल्स हैं ये क्या हैं, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, ठीक, ओके। चलो, बिहार एसआई का क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। अब आओ फीमेल की हम बात करते हैं, ठीक है। अब नॉर्मल फीमेल कैसी होती है बेटा? नॉर्मल फीमेल हम कैसे लिखते हैं? 22 + XX, 22 + XX। नॉर्मल फीमेल हम ऐसे लिखते हैं, है ना। जो टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित महिला होती है, जो टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित महिला होती है, उसका क्या लिखता है? उसमें क्या होता है? उसमें होते हैं 45 क्रोमोसोम्स। उसमें कितने होते हैं? 45 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 नहीं, वहां पे होते हैं 45 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। फाइन। अब 45 कैसे हैं, इसको कैसे लिखोगे? 22 + X0 या XO, क्योंकि यहां पे एक X क्रोमोसोम की कमी होती है, ठीक है। यहां पे एक X क्रोमोसोम की क्या होती है? कमी होती है। टर्नर सिंड्रोम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस में होगा? सिर्फ और सिर्फ फीमेल में होगा। जो टर्नर सिंड्रोम है वो किस में होगा? सिर्फ और सिर्फ किस में होगा? ओनली एंड ओनली इन फीमेल्स होगा, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम ओनली इन फीमेल्स, क्लाइनफेल्टर इन मेल। क्लाइनफेल्टर में एक ज्यादा, टर्नर में एक कम। टर्नर में क्या? एक कम, ठीक है। इसमें भी क्या होगी? ये होगी तो लड़की, बट इसमें लड़की वाले गुण नहीं होंगे। जैसे ब्रेस्ट, इसके ब्रेस्ट डेवलप नहीं होंगे, ठीक है। इसका जो स्तन होगा वो पूरी तरह से विकसित नहीं होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म नहीं होगा इसमें, ठीक है। ओवरीज इसमें पूरी तरह से फंक्शन नहीं होगी, इसमें मासिक धर्म नहीं होगा। और ये भी क्या करेगी? ये भी आगे चल के बच्चे पैदा नहीं कर पाएगी, ठीक है। ये भी जो है आगे चल के बच्चे पैदा नहीं कर पाएगी, ठीक है। फाइन। सो टर्नर सिंड्रोम आपको पता है 45, और ये भी आगे चल के बच्चे नहीं पैदा कर सकती। चलो जल्दी से मेरे क्वेश्चन का आंसर करो, जल्दी से मेरे क्वेश्चन का आंसर करो फटाफट से। तुमको सारे सिंड्रोम पढ़ा चुकी हूं मैं। क्या होगा आंसर? यस, द आंसर इज डाउन सिंड्रोम। क्या आंसर होगा? आंसर होगा आपका डाउन सिंड्रोम। एडवर्ड किसकी ट्राइसोमी है? क्रोमोसोम नंबर 18 की। पटाओ किसकी ट्राइसोमी है? क्रोमोसोम नंबर 13 की, ठीक है। एडवर्ड किसकी ट्राइसोमी है? 18वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी, है ना। और पटाओ किसकी ट्राइसोमी है? 13वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी, ठीक है। अब देखो, अब तो तुम लोग पूछ रहे थे ना कि मैम ये पता कैसे चलेगा, ठीक है। ये पता कैसे चलेगा, ये चीजें जो तुम लोग पूछ रहे थे, अब इसके बारे थोड़ी सी बात बताती हूँ तुम लोगों को, ठीक है, कि ये चीजें जो है पता कैसे चलेंगी। आ जाओ। ये हमें पता चलेगा कैसे? देखो, आमतौर पे इन बीमारियों का खतरा सबसे ज्यादा पता है कब होता है? ठीक है, आमतौर पे सबसे ज्यादा खतरा इन बीमारियों का तब होता है जब फीमेल्स क्या करती हैं, एक बहुत ही लेट स्टेज में प्रेगनेंसी प्लान करती हैं, ठीक है। जब फीमेल एक खास उम्र के बाद, ठीक है, 35, 40 या उससे भी ज्यादा अगर अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रही है, ठीक है, 40 साल या उसके बाद अगर उसका बच्चा हो रहा है, तो जरूर उसको क्या कराना चाहिए, इन बीमारियों का पता पहले से करा लेना चाहिए, ठीक है। अब इन बीमारियों का पता कैसे चलता है, तो उस प्रोसेस का नाम है एमनियोसेंटेसिस। तुम लोगों को पहले मैं यूट्यूब सेशन में भी ये चीज बता चुकी हूं, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस क्या करते हैं कि जब प्रेगनेंसी है, ठीक है, भ्रूण है, तो जहां पे बच्चा है वहां के आसपास एक फ्लूइड होता है, ठीक है, एक फ्लूइड होता है, एक द्रव होता है, जिसको हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? एमनियोटिक फ्लूइड,
एक फ्लूइड होता है, एक द्रव होता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, इंजेक्शन से थोड़ा सा इस फ्लूइड को निकालकर टेस्ट करते हैं कि जो पलने वाला बच्चा है उसका कैसा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है, ठीक है, किस तरीके का क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है। अब बहुत लोग इस प्रोसेस का मिसयूज कर रहे हैं, ठीक है, बहुत लोग इस प्रोसेस का क्या कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, क्योंकि जानना चाह रहे हैं कि पेट में पलने वाला बच्चा ये मेल है या फीमेल है, और अगर फीमेल होगा तो बोलेंगे कि अबॉर्शन कर दो। नहीं, तो बहुत जगह इन चीजों का गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। बट एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी टेक्निक है जहां से पता लग सकता है कि क्या होने वाले बच्चे में कोई ऐसी एबनॉर्मैलिटी, ऐसी कोई दिक्कत है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो अब मेडिकल साइंस काफी एडवांस हो चुका है ना। यहां पे अब बात आती है स्पिरिचुअलिटी की, अपने बिलीफ की, है ना, अपने सिद्धांतों की और रियलिटी की। बहुत सारे ऐसे कपल्स, बहुत सारे ऐसे माँ बाप का मानना मतलब मानना है कि अगर बच्चा जो है इन बीमारियों से ग्रसित है तो उस बच्चे की जो क्या है लाइफ बहुत मुश्किल होगी। साथ ही साथ बच्चे के साथ जो माता पिता जो उसका ध्यान रखते हैं उनकी लाइफ में भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, है ना, क्योंकि एक टाइम के बाद तो माँ बाप भी बूढ़े होते हैं, है ना। पर जो इन बीमारियों से पीड़ित बच्चे होते हैं, जिनको भी ऐसी बीमारियां होती है, वो लाइफ लॉन्ग अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, हर चीज के लिए। अपना काम खुद से नहीं कर सकते। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि अब हमारी सोसाइटी में आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ना जो भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी और सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स लेकर, ठीक है, बहुत लोगों का ये मानना है कि अगर ऐसा कुछ है तो बच्चे को क्या करना चाहिए, बच्चे का अबॉर्शन करवा देना चाहिए, ठीक है। कि ऐसे लोगों का, कपल्स का बहुत का मानना है कि अगर बच्चे को इस तरह की कोई जेनेटिक बीमारियां हैं, कोई आनुवांशिक रोग है, तो आगे चल के उसकी लाइफ बदतर हो सकती है। जो भी है इन चीजों को सोच के कि हाँ अबॉर्शन जो है करवा लेना चाहिए, ठीक है। बट कहीं कहीं है कुछ कि हाँ बात आती है कि नहीं वो गलत है ना। वहां पे अपने सिद्धांत की बात आती है, अपने धर्म की बात आती है, अपने जो है कॉन्शियंस की बात आती है, ठीक है। यस, प्रो न्यूक्लियर एम्ब्रियो ट्रांसफर से कुछ जो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस हैं अमन, उसको ट्रीट किए जा सकते हैं, सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स को नहीं, ठीक है। और वो भी जो आप बात कर रहे हो बहुत हाई लेवल की बात है, बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, बहुत अधिक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो अब जो हमारी सोसाइटी है, हमारा समाज है, कितने लोग बेटा अफोर्ड कर सकते हैं, है ना, कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं उतना हाई लेवल का ट्रीटमेंट। और सक्सेस रेट भी बहुत कम है, ठीक है। ये ट्रीटमेंट सारे आ तो गए हैं, साइंटिस्ट ने खोज तो दिया है, बट एक तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा महंगे हैं, प्लस इनका सक्सेस रेट बहुत कम है, ठीक है। इनका सक्सेस रेट जो है वो बहुत कम है, ठीक है। सो ये अपने में एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि हाँ कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, बट हाँ एमनियोसेंटेसिस के द्वारा पता जरूर लगाया जा सकता है कि क्या है बच्चा जो है वो नॉर्मल है या इन बीमारियों का खतरा है। नॉर्मली इन बीमारियों का जो खतरा है वो तब होता है जब फीमेल की एज प्रेगनेंसी की ज्यादा मतलब हो जाती है 40s के अराउंड, ठीक है, 40s के अराउंड, ठीक है, फाइन, ठीक। चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही। आज बहुत सारी नई नई बातें हम लोगों ने सीखी, बहुत मजा आया आप लोगों के साथ, बहुत एक्टिवली आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो हम लोग जो है अब कब मिल रहे हैं, हम लोग अब मिलेंगे कल, ठीक है, हम लोग अब मिलेंगे कल हमारी दोपहर में क्लास होगी, दोपहर में 1 बजे क्लास होगी, कल दोपहर में 1 बजे क्लास होगी, ठीक है, कल दोपहर में 1 बजे क्लास होगी। शैलेंद्र यादव, ये बायो स्पेशल का बैच है, ठीक है। तो मैं हमेशा एक्स्ट्रा नॉलेज देती हूं, चाहे वो लाइफ का हो, बायो का हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो, ठीक है। लेना ना लेना आप पे डिपेंड करता है, आप पे कोई क्या कहते हैं मजबूरी नहीं है, आपकी कोई जबरदस्ती नहीं है आप पे, ठीक है। पर हम तो भाई एक्स्ट्रा ही पढ़ाएंगे क्योंकि हम IAS प्री लेवल तक का पढ़ा रहे हैं और आजकल देख रहे हो कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, हर तरीके हर टॉपिक पे क्वेश्चन आ रहे हैं। सो मैं हर इन चीजों को जरूर से टच करना चाहती हूँ, ठीक है, फाइन। शैलेंद्र, आई होप मैंने आपकी चीज जो है वो चीज क्लियर कर दी है, ठीक है। एडमिशन लेने के लिए केरी लाइफ ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। 8:30 से 10:30 फ्राइडे सैटरडे टाइम है, संडे को मैं आपसे 1 से 3 मिलूंगी। तो कल जो है आप लोग क्या करोगे, दोपहर में 1 बजे मुझसे मिलोगे, ठीक है। कल दोपहर में 1 बजे सब यूट्यूब पे आ जाना, हम एक न्यू टॉपिक के साथ आएंगे, न्यू सेशन के साथ आते हैं कल, ठीक है। सो कल 1 बजे जो है हम लोग मिलते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, खुश रहिए, मस्त रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जल्दी जल्दी से बिल्कुल कल दोपहर में मिलते हैं, है ना। चलो, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।